हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले की दो वीडियो में हम दो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो जिन प्रश्नों की हमें व्याख्या की आवश्यकता होगी उनकी हम व्याख्या करेंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और बाकी को हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। तो इसमें आपको बताना है जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात करें अगर हम जहांगीर की, तो जहांगीर से कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं। न्याय की घंटी किसके द्वारा लगाई गई थी। अपने शासनकाल में न्याय की घंटी किसके द्वारा लगाई गई, जहांगीर के द्वारा। बात करें अगर जहांगीर की, तो जहांगीर ने सूरत में कारखाना लगाने के लिए फरमान कब जारी किया था, 1913 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। तो इसमें आपको बताना है उस समय किस वंश का शासन था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहड़वाल वंश। बात करें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तो कौन कौन से युद्ध हुए हैं। एक तो तराइन का पहला युद्ध 1191, ये आपको पता होना चाहिए, और एक हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध इसके ही अगले साल 1192 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो इसमें आपको बताना है गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी, सोने की मुद्रा, उसे क्या कहा जाता था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार। बात करें अगर हम चांदी की मुद्रा की, चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपको बताना है संलेखना का क्या अर्थ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास के द्वारा प्राण का त्यागना। उपवास के द्वारा प्राण त्यागना क्या कहलाता है, संलेखना व्रत, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और बात करें भारतीय पुरातत्व संस्थान की स्थापना कब हुई, 1861 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें आप याद रखना एक, जेम्स प्रिंसप के द्वारा क्या खोजे गए हैं। अशोक के द्वारा जो शिलालेख हैं उसे खोजा किसने है, अशोक के द्वारा जो शिलालेख हैं उसे खोजा किसने है। अगर खोजने की बात करें तो टी फैंतलर ने खोजा है, और पढ़े किसके द्वारा गए हैं, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 4, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त। उपयुक्त सभी सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कौन से जहाज से गए थे ये,
राजपूताना जहाज से, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र, तो उनका नाम हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो बात करें अगर असहयोग आंदोलन 1920, रोलेक्ट एक्ट 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917 और दांडी यात्रा 24 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। तो इसमें कौन सा पहला कदम हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। बात करें अगर चंपारण सत्याग्रह की, तो इसमें क्या कानून था कि किसानों को 3/20 भाग पर किसकी खेती करनी होती थी? नील की खेती। बात करें रोलेक्ट एक्ट की, तो रोलेक्ट एक्ट को क्या बताया गया है? बिना अपील, बिना दलील का कानून, और इस कानून को क्या कह सकते हैं आप? काला कानून। इस कानून को क्या कहा गया? काला कानून। बात करें अगर दांडी यात्रा की, तो दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन। कुल कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी। और इसका उद्देश्य क्या था? नमक कानून को तोड़ना। यह आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन की बात करें तो उस समय कौन था? कर्जन। बात करें बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो इसके बारे में आपको 3 डेट हमेशा याद रखनी है। घोषणा कब हुई, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, और इसी के संबंध में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वह कब चलाया गया। तो बात करें अगर घोषणा की, तो घोषणा कब हुई है बंगाल विभाजन की? 20 जुलाई 1905 को, ये आपको पता होना चाहिए। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी के संबंध में, इसी के विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वह कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को। बात करें बंगाल विभाजन के निरस्त होने की, निरस्त कब हुआ बंगाल विभाजन? तो ये आपको याद रखना है, जिस टाइम लगा था तीसरा दिल्ली दरबार 1911। किसके समय में? उस समय भारत कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। ये आपको पता होना चाहिए। उसी समय हमारी दिल्ली दरबार में दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में, और दिल्ली राजधानी हमारी कब बनी? 1912 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। बात करें अगर कॉर्नवालिस की, कॉर्नवालिस ने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो इसमें आपको बताना है उच्चतम लवणता किस सागर में पाई जाती है। ऑप्शन ए मृत सागर में, ऑप्शन बी लाल सागर में, ऑप्शन सी महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ऑप्शन डी वॉन झील टर्की में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉन झील टर्की में। और बात करें टर्की में कितनी पाई जाती है? ये 330 प्रति हजार, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जलवाष्प क्या है? निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस। नंबर बी,
अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी, जेट वायुदाय धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसम दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको बताना है लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या करना है आपको? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बात करें अगर हम इनकी किस तरह की जलवायु दिल्ली में है, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किस तरह की जलवायु हो जाएगी? दिल्ली में जलवायु हो जाएगी आपकी अर्धशुष्क, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में किस तरह की जलवायु हो जाएगी? अर्धशुष्क। बात करें अगर हम मुंबई की, तो मुंबई में किस तरह की हो जाएगी? उष्ण आर्द्र। जोधपुर में बात करें, जोधपुर राजस्थान में है, ये तो सीधा पता चल जाएगा आपको कैसी जलवायु होगी वहाँ की, शुष्क। शिलांग मेघालय की राजधानी, और यहाँ की जलवायु कैसी होगी? आर्द्र। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो नंबर 1 पर तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया है? 2 सूची दी है, एक में तेल शोधक कारखाना बताया गया है और एक तरफ उससे संबंधित राज्य दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा तेल शोधक कारखाना कौन से राज्य में है। तो बात करें टटीपाका की, तो टटीपाका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बात करें कोयले की, तो कोयली कहाँ है? गुजरात में। नागापट्टिनम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ कहाँ हो जाएगा? असम में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो बात करें कृषि पर क्या होना चाहिए? राज होना चाहिए। तो आप ऐसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, कृषि पर क्या होना चाहिए? इस समिति ने क्या कर दिया? कृषि पर राज कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज समिति। क्वेश्चन नंबर 19, बैंक दर का आशय है। तो बैंक दर का आशय बताना है आपको क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बात करें केंद्रीय बैंक की, केंद्रीय बैंक का नाम क्या है हमारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट से इसकी स्थापना हुई? 1934 के एक्ट से। इसकी स्थापना हुई कब? 1935 में। बात करें आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की, तो यह कब हुआ? 1949 को। ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा? ओसबोर्न स्मिथ, ये आपको पता होना चाहिए। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो उनका नाम होगा सीडी देशमुख। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, इसमें आपको बताना है अवमूल्यन के बारे में। तो अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। तो इसमें आपको बताना है कि वह न्यूनतम कितनी सीमा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो 73वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। और इसमें विषय कितने सम्मिलित किए गए हैं? इसमें विषय कितने सम्मिलित किए गए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन से। और इसमें विषय कितने हैं? 18 विषय। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें आपको बताना है एक कथन है एक कारण है। इसमें आप देख लेते हैं, भारत में एक प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, भारत में एक प्रेसिडेंट है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 52 में। प्रेसिडेंसी मतलब प्रांत है भारत में? नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका कारण संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, किस में है? 74 के आर्टिकल 74 के ए में बताया गया है भारत में क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन एक बात देखिए आप, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए का अलग अर्थ है, आर का अलग अर्थ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से एक नहीं है? तो बात करें हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। नंबर 1 समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक किसके बारे में बताया गया है? समानता के अधिकार के बारे में। बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, इसमें क्या बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें 23 में, तो 23 में क्या बताया गया है? बलात्सर्न मतलब बेगार, बिना धन दिए किसी से मजदूरी कराना। आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम कराना। तो ये कौन से अधिकार में आ जाएंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये बताया गया है आर्टिकल 25 से 28 में, लेकिन क्या नहीं बताया गया है? विरोध का अधिकार। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं है? विरोध का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वह कहाँ से ली गई है? यूएसए से। तो यह कहाँ हो जाएगी? भारत में, इंडिया में भी है, प्लस कहाँ है? यूएसए में भी है। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें यूके की, तो यूके से क्या लिया गया है? संसदीय निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न रक्त वर्ग में कौन सा यूनिवर्सल डोनर सार्वत्रिक दाता है? ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। और बात करें यूनिवर्सल डोनर की, तो इसमें कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। सर्वदाता के लिए ओ नेगेटिव, सर्वग्राही के लिए ए बी पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27,
डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। बात करें अगर हम एच.सी. खुराना के बारे में, तो एच.सी. खुराना को 1962 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? एच.सी. खुराना, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्णकारों द्वारा, स्वर्णकार का मतलब हो जाएगा सुनार, सुनारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो आपको बताना है एक्वारेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया किस किस का मिश्रण है? HNO3 प्लस HCl। HNO3 क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात करें किस अनुपात में मिलाए जाते हैं? तो ये मिलाए जाते हैं 1:3 में। कैसे याद कर सकते हैं आप? ये वाला 3 इधर और ये 1 इधर, तो कौन सा अनुपात हो जाएगा? 1:3। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बात करें प्रत्यावर्तित विद्युत धारा, इसे क्या बोलते हैं? AC। और दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं? DC। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेक्टिफायर का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर। और ये कभी कभी हिंदी में भी दिया होता है, तो इसे क्या कहते हैं? दिष्टकारी। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, पाइरिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? यह आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड। कौन कौन से कांड हो जाएंगे ये देख लेते हैं एक बार कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन से हो जाएंगे? नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदरकांड, नंबर 6 लंका कांड और नंबर 7 उत्तरकांड। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने कांड हैं? तो कांड की संख्या है उसमें 6। और सबसे शुद्ध रामायण कौन सी है? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें आपको बताना है लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए, राधा घर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, राधा घर पर नहीं है। ऑप्शन बी, राम पाठशाला बैठा है, ये गलत हो जाएगा, राम पाठशाला में बैठा है। ऑप्शन सी, आप अवश्य सुने होंगे, ये गलत हो जाएगा, होंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अन और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है अन और अन्य का अर्थ। बात करें अन, तो अन का अर्थ क्या हो जाएगा? अनाज। और अन्य का अर्थ हो जाएगा दूसरा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन का अर्थ अनाज और अन्य का अर्थ दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए, बागेश्वरी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है।
ऑप्शन डी वाणी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधी सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। तो यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पंडित को क्या कहा गया है? सुधी। तो पंडित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो इसमें आपको बताना है अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इनके द्वारा और कौन सी लिखी गई है? भारत दूरदर्शा, ये आपको याद होना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं याद होनी चाहिए आपको? गबन, गोदान, रंगभूमि और एक याद होनी चाहिए आपको, कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी हो जाएंगी? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। बात करें मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। और धर्मवीर भारती के द्वारा क्या लिखी गई है? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है, धर्मवीर भारती की अंधा युग, ये आपको पता होना चाहिए। अंधा युग किसकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी? विशाख दत्त की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 52, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। और मिथिला यह जगह कहाँ पर है? बिहार के अंदर। तो बिहार में कौन सी कला का प्रचलन है? मधुबनी कला का। इसमें क्या करते हैं? पिसे हुए चावलों से चित्रकारी की जाती है। और ये कहाँ कहाँ की जाती है? मिथिला में, दरभंगा में। तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो गाइस इसके लिए आप ट्रिक देख लीजिए। आपको याद रखना है मीना का जलवा, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैस। बस ग्रीन हाउस गैस, इससे आपको याद हो जाएगा ये किसकी ट्रिक है? ग्रीन हाउस गैस की। बात करें मीना की, तो मी से हो जाएगा मेथेन, ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, मी से हो जाएगा मेथेन, ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से हो जाएगा जलवाष्प और से हो जाएगा ओजोन। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53 में निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। अगर इसकी जगह नंबर 54, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजी टांसले के द्वारा। तो एजी टांसले के द्वारा क्या किया गया है? सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। और सिक्किम में टोटल विधानसभा की सीटों की बात करें तो कितनी सीट होंगी? 32 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। और चीन कितने देशों से सीमा बनाता है? 14 देशों से। क्वेश्चन नंबर 57, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत बोलना। थैंक यू फ्रेंड्स।